जब भी इसराइल का या मध्य पूर्व के संघर्ष की चर्चा करें तो उसमें ईरान, रूस, चीन, पश्चिमी देश, भारत, सबके पक्षों की चर्चा करें तभी ये प्रश्न पूरा होगा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम लोग इसराइल लेबनान संघर्ष के बीच फ्रांस के साथ इसराइल के विवाद पर चर्चा करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कहा कि आपको शर्म होनी चाहिए, या इंग्लिश में कहा था शेम ऑन यू। उन्होंने बाकायदे एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने फ्रांस की आलोचना की, फ्रांस के राष्ट्रपति की आलोचना की, क्योंकि फ्रांस ने किसी भी फ्रांसीसी कंपनी को इसराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि विश्व के किसी देश को इसराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए या समर्थन नहीं करना चाहिए। इसी की प्रतिक्रिया में बेंजामिन नेतन्याहू ने इंग्लिश भाषा में एक संदेश इमैनुअल मैक्रोन को दिया है। आगे किसी भी चर्चा करने से पहले एक बार हम लोग संदेश देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। I have a message. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. तो आपने देखा कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू इमैनुअल मैक्रोन या फ्रांसीसी राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि क्या वैश्विक परिस्थिति है। इस समय जो इजराइल में हो रहा है उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा, और इसके एक आयाम नहीं है, इसके कई आयाम हैं। इसे केवल मध्य पूर्व के संघर्ष के तौर पर देखना बेईमानी होगी। इसके कई आयाम हैं जिस पर चर्चा करना चाहिए। एक एक आयाम को हम लोग क्रमशः देखेंगे कि किस किस देश की इसमें क्या क्या भूमिका है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसराइल की बात करते हैं। इसराइल में ये जगह है गाजा पट्टी, और ये वेस्ट बैंक है, और यहाँ पर है लेबनान, जहाँ पे इसराइल ने अभी सैन्य कार्रवाई की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये जो बयान दिया वह इसराइल के लेबनान पर सैन्य कार्रवाई के बाद दी, क्योंकि लेबनान में फ्रांस का बहुत भारी निवेश है और फ्रांस अपने निवेश की रक्षा के लिए ऐसी बात कर रहा था। इसकी प्रतिक्रिया में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस को खरी खोटी सुनाई या साफ साफ बात कह दी कि यह जो कदम है केवल इजराइल ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकती है। यहाँ पे भले ये इजराइल लेबनान या इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष के कई आयाम हैं जिस पे हम लोग एक एक करके बिंदु देखते हैं। देखिए, इस पूरे वॉर का या जो मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है उसका असली खिलाड़ी ईरान जो है पाकिस्तान की तरह बहुत सारे प्रॉक्सी या छद्म युद्ध लड़ रहा है। इसके लिए ईरान ने क्या किया है कि लगभग हर देश में अपने एक संगठन खड़ा कर रखा है। हमास, हिजबुल्ला, हूती, ये सभी पपेट्स हैं ईरान के, जो इनके कहने पर इजराइल या किसी भी देश पर कार्रवाई करते हैं।
ऐसा नहीं है कि हूती केवल और केवल इजराइल के खिलाफ ही हमला कर रहे हैं या इजराइल पर ही हमला कर रहे हैं, बल्कि हूती विद्रोही कभी कभी सऊदी अरब पर भी हमला कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल यहूदी या मुस्लिम संघर्ष है, बल्कि ये एक राजनीतिक युद्ध है जिसका उद्देश्य सत्ता पे कब्जा करना है। तो ईरान अपने आप को मुस्लिम विश्व का मसीहा बनाना चाहता है, इसलिए यह ऐसा कर रहा है ताकि दुनिया के सारे देश इस पर डिपेंड हो जाए। ये बार बार कह रहे हैं कि दुनिया के सारे मुस्लिम एक हो जाओ, दुनिया के सारे मुस्लिम एक हो जाओ। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि चाहते हैं कि पूरा विश्व इनको मुस्लिम देश का लीडर माने और लोग यह माने कि केवल ईरान ही एकमात्र वैश्विक सत्ता है या ईरान एकमात्र सत्ता है जो दुनिया में यूएसए को चैलेंज कर सकता है। तो ये तो ईरान का पक्ष है। ईरान ने इसके लिए 2 बार हमले किए, लेकिन ईरान का जो आंतरिक संरचना है वो बहुत कमज़ोर है। इनके पास सेना संख्या में तो बहुत अधिक है, इनकी सेना संख्या बल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी पेशेवर सेना से लड़ने में ईरान की सेना कोई खास सक्षम नहीं है। यहाँ की सेना आम जनता पर अत्याचार तो कर सकती है कि हिजाब नहीं पहना गोली मार दिया या जान से मार दिया, लेकिन प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने में कोई खास योग्यता नहीं दिखाई थी। क्योंकि जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था तो इजराइल ने इसी ईरान को सपोर्ट किया था, इसी ईरान को हथियार सप्लाई किए थे, लेकिन इस्लामिक क्रांति के कारण ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया। बाद में ईरान ने पाकिस्तान की तरह छद्म युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ता है, सीधे नहीं लड़ता है और अपने बहुत सारे आतंकी संगठन या आतंकियों को यहाँ भेजता रहता है, वही हाल ईरान का है कि अपने आतंकियों को लगातार भेजता रह रहा है। तो ईरान और इजराइल का जो संबंध है ये नया नहीं है। पहले ईरान और इजराइल का संबंध अच्छा था, लेकिन बाद में जब यहाँ पर इस्लामिक क्रांति आई तो ईरान और इजराइल के संबंध कटु हो गए। ये तो ईरान का पक्ष हो गया, लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? एक बात तो मैंने बताया कि ये अपने आप को मुस्लिम देशों का लीडर मानता है या बनना चाहता है। दूसरी बात ये है कि आप ध्यान देंगे कि जैसे ही इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ, जैसे ही मध्य पूर्व में इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ, वैसे ही दुनिया का जो विश्व का या पश्चिमी देशों का ध्यान मध्य पूर्व पर आ गया, रूस और यूक्रेन के युद्ध को छोड़कर। तो पहले क्या था, पूरा पश्चिमी देश रूस पे केंद्रित था, जिसके कारण यूक्रेन से छोटा देश रूस को टक्कर दे रहा था। लेकिन जैसे ही मध्य पूर्व में यह संघर्ष छिड़ा, जैसे ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई की, पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया गाजा पट्टी पर या इजराइल पर। दुनिया ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में सोचना छोड़ दिया। तो इसका एक पक्ष जो है रूस और यूक्रेन युद्ध पे जाता है और एक पक्ष जाता है चीन पे। तो पहले हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रूस यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है भैया, देखिए यहाँ पे ये है रूस, रसिया, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है यूक्रेन, जिसके पास वास्तव में इतनी क्षमता नहीं है कि रसिया से किसी भी मामले में युद्ध कर सके या रसिया से जीत सके। लेकिन यह लड़ रहा है पश्चिमी देशों को बलबूते, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन को पर्याप्त हथियार सप्लाई कर रहे हैं, पर्याप्त धन दे रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन रसिया को लगातार टक्कर दे रहा है। जैसे ही इजराइल ने मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाई की, वैसे ही दुनिया का ध्यान यहाँ से हटकर कहाँ चला गया, माने अब जो है यहाँ पे जो दबाव था, ये दबाव यहाँ केंद्रित हो गया। ठीक है, अब ये दबाव यहाँ केंद्रित हो गया, सारा फोकस यहाँ पे चला गया। इसके कारण क्या हुआ कि रूस पे थोड़ा दबाव कम हो गया। लेकिन क्या रसिया इंडिपेंडेंटली ऐसा कर रहा है, रसिया स्वतंत्र रूप से ऐसा कर रहा है? नहीं, यहाँ पे एक पक्ष चीन भी है। क्यों और कैसे, अब समझिए। ये जो चीन है, ये अभी पश्चिमी देश या विश्व व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है। दुनिया में हर देश को चैलेंज कर रहा है, लगभग हर किसी से इसका संघर्ष है। भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जितने पड़ोसी देश, सबसे चीन टकरा रहा है। लेकिन चीन को ये भी पता है कि वर्तमान समय में यह पूरे विश्व से या पश्चिमी देशों से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक तरफ जो है रसिया को सपोर्ट करना शुरू किया कि भैया तुम लड़ो, हम तुमको फुल सपोर्ट देंगे। दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि इसने ईरान को सपोर्ट किया कि तुम इजराइल पे अटैक करो ताकि रसिया का प्रेशर कम हो। अब क्या होगा कि अगर इजराइल ईरान पे डायरेक्ट हमला करता है तो हो सकता है कि रूस ईरान को सप्लाई करे हथियार। तो ऐसा बहुत सारा घांच पे चल रहा है, कोई भी चीज़ जैसे दिख रही है वैसी है नहीं।
तो यहाँ पे तो हमने 2-3 पद समझ लिया कि यूक्रेन में क्या हुआ, इज़राइल में क्या हुआ। अब देखते हैं इस कहानी में यूएसए क्या कर रहा है, यानी वर्तमान समय में अमेरिका कहाँ पर है। तो अमेरिका शांत तो बैठने वाला है नहीं, क्योंकि वर्तमान विश्व में वैश्विक हीरो तो यूएसए ही है, अमेरिका ही है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका पहले यूक्रेन को बहुत सारा धन और सपोर्ट कर रहा था, अब यूएसए ने क्या किया, इजराइल को सपोर्ट करना शुरू किया। यूएसए ने इजराइल ईरान संघर्ष के समय क्या कहा कि भैया अब ये सैन्य सपोर्ट देंगे, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ईरान के किसी भी परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करेंगे या उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। यूएसए ने ऐसा सीधा सीधा कह दिया। लेकिन यहाँ पे केवल इतनी कहानी नहीं है, यूएसए इस समय सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को भी। यूएसए ने क्या किया है, पाकिस्तान को हेवी फंडिंग की है कि भैया तुम अपने आर्म्स एम्युनिशन रेडी रखो, युद्धक विमान रेडी रखो। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी सेना है वो भाड़े की सेना है, उनको पैसे दो किसी के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए के दबाव में या यूएसए के धन के कारण पाकिस्तान का ईरान से टकराव हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले साल ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, तो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट तो है। और जैसे ही ईरान का अमेरिका से युद्ध होगा, पाकिस्तान यूएसए का बैकअप होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। तो एक पक्ष तो ये पाकिस्तान का भी हो गया। अब अगला पक्ष हम लोग चलेंगे भारत पे। यहाँ पर भारत की क्या भूमिका है, देखिए भारत रूस यूक्रेन युद्ध में सपोर्ट कर रहा है रूस को इनडायरेक्टली, मानवीय सहायता दे रहा है यूक्रेन को। वहाँ पे भी गया, वहाँ पे भी भाई उनके जो बच्चे मरे थे उनको देखकर मोदी जी भावुक हुए। यूक्रेन में रूस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तेल खरीद रहे हैं और रूस को आर्थिक सहायता मिल रही है। इज़राइल और हमास के युद्ध में या इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध में भारत इज़राइल को युद्धक सामग्री सप्लाई कर रहा है, यानी युद्ध में भारत इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मानवीय सहायता दे रहा है फ़िलिस्तीन को। तो ऐसा नहीं कि भारत केवल एक ही तरफ है, भारत संतुलन बना रहा है। और भारत की ये नीति है कि किसी भी तरह से ये दोनों संघर्ष जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि भारत के लिए सर का दर्द है चीन। जैसे ही पश्चिमी देश इज़राइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष और रूस यूक्रेन संघर्ष से मुक्त हुए, उनका केंद्र हो जाएगा चाइना। ये जो चीन है उस पर इनका फोकस हो जाएगा और इसके लिए इन्होंने बना रखा है क्वाड या कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। अब जैसे ही ये युद्ध दोनों समाप्त हुए, पश्चिमी देश क्या करेंगे, चीन को काउंटर करना शुरू करेंगे और जब चीन को काउंटर करेंगे उसको कई तरह से काउंटर करेंगे। ऐसा नहीं केवल जाकर युद्ध कर दे या हमला कर दे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो यहाँ का बिजनेस है उसको शिफ्ट करें किसी और देश में। ऐसा माना जाता है कि इसके लिए भारत सबसे सूटेबल जगह है। तो कई सारे चीन में स्थित कंपनियाँ भारत में आ रही हैं और जब इस तरह से चीन का बिजनेस मॉडल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, फिर उसकी सैन्य शक्ति को भी कम किया जाएगा। तो यह एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों संघर्ष समाप्त हुए, पूरा पश्चिमी समाज या पश्चिमी विश्व या अमेरिका जैसे देश चीन को काउंटर करने लगेंगे। इस तरह से ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीनी संघर्ष है, इसके एक पक्ष नहीं है, इसके कई सारे आयाम हैं। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में IR में जब भी इसकी चर्चा करें तो सभी बिंदुओं को उठाएं, कोशिश करें कि हर बिंदु का स्पर्श करें। जब भी इज़राइल का या मध्य पूर्व के संघर्ष की चर्चा करें तो उसमें ईरान, रूस, चीन, पश्चिमी देश, भारत, सबके पक्षों की चर्चा करें, तभी ये प्रश्न पूरा होगा और यही इसका वास्तविक विश्लेषण होगा। इस प्रकार आज हम लोग इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और आगे किसी महत्वपूर्ण बर्निंग टॉपिक पर ऐसे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।